एवरीवन, द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ कैपिटल बजटिंग। आज के लेक्चर में हम लोग कैपिटल बजटिंग और उसकी टेक्निक्स को कवर करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अक्सर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं एज वेल एज आपके थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसमें कवर होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन में तो अच्छा खासा 14 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप बीबीए में हो, एमकॉम कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, एमबीए में हो या फिर आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, सारे पॉइंट्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो देखो कैपिटल बजटिंग, पहले जो लाइन को मैंने इसमें बोला है ना, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइन क्या बोली गई है इसमें? कैपिटल बजटिंग इज़ अ प्रोसेस अ बिजनेस अंडरटेक्स टू इवेल्युएट पोटेंशियल मेजर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कैपिटल बजटिंग क्या है? ऐसा प्रोसेस है या ऐसे फेजेस के थ्रू एक बिजनेस गुजरता है जिससे वो अपने फ्यूचर में होने वाले प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करता है कि उससे मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है, कौन सा प्रोजेक्ट मुझे एडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, और कौन सा मुझे ड्रॉप करना चाहिए, कौन सा मेरे बिज़नेस के लिए प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा मेरे बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। ये सारे डिसीजन आप कैपिटल बजटिंग के अंडर लेते हो। ठीक है, बट अगर मैं आपको फिनांस के टर्म में इसको समझाऊं तो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा। इसलिए एक जनरल सी बात करते हैं, नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक आप हैं या कोई भी एक पर्सन है जिसे एक घर कंस्ट्रक्ट कराना है, उसे घर बनवाना है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि घर बनाने में अच्छा खासा कॉस्ट लगता है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, आप 1000-2000 में घर नहीं बनवा सकते, आपको अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अच्छा खासा कैपिटल हम लोग का लग रहा होता है उसमें। और टॉपिक का यहाँ पे नाम है ना कैपिटल बजटिंग। तो इसमें से सिर्फ मैं बजट उठा के अगर मैं बोलूँ कि एक घर को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए 15 लाख का खर्चा होने वाला है, छोटा सा हमें घर बनवाना है, इसका खर्चा है 15 लाख। ठीक है, तो 15 लाख क्या है, उसका खर्चा होने वाला है जो हमें पता लग गया। ठीक है, अब बजट सेट करना क्या हो गया कि क्या मेरे पास वो 15 लाख अवेलेबल है। राइट, सिर्फ बजट पता करना नहीं होता है, उसकी अवेलेबिलिटी को भी चेक करना होता है कि क्या मेरे पास उतना अमाउंट अवेलेबल है। राइट, अगर अमाउंट अवेलेबल है तो मैं उस बजट में आगे बढ़ूंगी और उसको फर्दर मैं इम्प्लीमेंट करूंगी। तो जो कैपिटल बजटिंग है ना, सिर्फ एक फेज़ को कंसिडर नहीं करता कि हमें कोई एस्टिमेशन निकालना है। राइट, एस्टिमेशन निकालने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपेसिटी को भी चेकआउट करती है। ठीक है, तो यही हमारा हुआ कैपिटल बजटिंग। अब देखो, जब आप कैपिटल बजटिंग करोगे ना, तो इसमें ये चीज़ आप देखोगे कि कोई एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, उससे कम थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बट एकदम एक्चुअल फिगर आपको कभी नहीं पता लगेगा। लाइक मैं बोलूँ कि एक घर को कंस्ट्रक्ट कराने में आपको 15 लाख, ठीक है, 25,200, इस टाइप से 208 रुपीज़, इतना आपका खर्चा लगने वाला है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई इतना एग्जैक्ट फिगर आपको बता दे कि 8 रुपीज़ भी आपके लगने वाले हैं? नहीं। तो कैपिटल बजटिंग में आपको एक एस्टिमेशन मिलता है, ठीक है, कि कितना आपका खर्चा होने वाला है। राइट, और उस खर्चे को आप कोप अप कर पाओगे या नहीं, और आपके बजट में वो आ रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद जो आप खर्चा लगाने वाले हो उससे आपको रिटर्न कितने टाइम में मिलेगा, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो वही चीज़ों को चेक करना, जानना हमारा हो जाता है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मल अगर मैं बात करूं, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि आपको एक बिज़नेस ओपन करना है। ठीक है, या आपको मैं एक प्रपोज़ल दूं कि एक बिज़नेस में इतना इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आप उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए एग्री तभी करोगे जब आपके पास उतनी कैपिटल अवेलेबल होगी। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग में आप यही जान पाते हो कि कितनी कैपिटल अवेलेबल हो पा रही है आपसे और कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और अगर उतनी कैपिटल की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो बेनिफिशियल है कि नहीं, उससे रिटर्न कितना मिलने वाला है आपको। ठीक है, जैसे आपने 15 लाख तो इन्वेस्ट कर दिया, अगर कोई बिज़नेस आप ओपन कर रहे हो तो वो 15 लाख आप कितने टाइम पीरियड में कवर कर लोगे। ठीक है, अच्छा, ये भी एक फ़ेज़ आता है कि मैंने एक बिज़नेस ओपन किया है। ठीक है, मैंने 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 लाख ही रिटर्न में मिल पा रहे हैं, तो क्या ऐसे प्रपोजल को आप हाँ करोगे या रिजेक्ट कर दोगे? ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसमें भी बहुत सारे पहलू होते हैं कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो। देखो,
अगर 15 लाख ही आपको आज की डेट में रिटर्न मिल रहा है या एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको 15 लाख ही रिटर्न मिल रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि वो आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न दे, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसे बजट को भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो। तो इसमें आप यही चीज़ों को पढ़ोगे कि कैपिटल बजटिंग एक्चुअली में होता क्या है। अब देखो पुराने टाइम में तो क्या होता था, कैपिटल बजटिंग बेसिकली हम लोग एक जो अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न कितने टाइम में मिल रहा है। लाइक मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे पर ईयर 2 लाख का रिटर्न मिल रहा है, राइट। तो मैंने ये मान लिया कि वो 10 लाख की मेरी भरपाई 5 ईयर्स में हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच था रिटर्न को जानने का। बट अभी क्या हो रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें आ चुका है कि कितने टाइम में मेरी उस मनी की वैल्यू मुझे रिटर्न होने वाली है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो फ्यूचर में रिटर्न मिलने वाला है और आज जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों रिटर्न को एक पर्टिकुलर डेट पर लाकर उसकी मनी की वैल्यू को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आज मेरा प्रेजेंट है और फ्यूचर में मुझे ये रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू इस डेट पे नहीं जानना चाहूँगी और ना ही इसकी वैल्यू इस डेट पे, एक कॉमन डेट पर लाकर मैं इसकी वैल्यू को जानना चाहूँगी, तभी मुझे एक्चुअल रिटर्न का आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका इसमें आएगा। इसीलिए सबसे बिगनिंग में आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाई जाती है, क्योंकि हर चैप्टर में उसका कहीं ना कहीं रोल होता है। आज के टाइम पे हर कोई जो भी इन्वेस्टमेंट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अलग अलग टाइम पे मनी की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या है, जब आप प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हो ना कि फ्यूचर में मुझे जो रिटर्न मिलने वाला है, बट जो रिटर्न मिलने वाला है क्या उसकी वैल्यू एक्चुअल में इतनी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको 2 लाख का रिटर्न तो मिल रहा है, राइट, लेकिन अब उसकी वैल्यू इतनी कम हो चुकी है, इतनी कम हो चुकी है कि वो 2 लाख के आसपास भी नहीं दिख रही है। तो ऐसे प्रपोजल को आप रिजेक्ट कर दोगे। यही सारी चीज़ें आप इसमें जज करोगे इन दी कैपिटल बजटिंग। ओके ओके अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैपिटल बजटिंग इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, बिना कैपिटल बजटिंग के क्या काम नहीं चल सकता, ठीक है। वो एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा, देयर इज़ टू मच रिस्क एट नॉट टू यूज़ कैपिटल बजटिंग। अगर आप कैपिटल बजटिंग को यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेके चल रहे हो, ठीक है। रिस्क किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है। कैपिटल बजटिंग ही क्या है, जहाँ पे आप बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट करने वाले होते हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो गया हमारा, जहाँ पे आप बहुत अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो तो वहाँ पे रिस्क भी अच्छा खासा होगा, जितना बड़ा अमाउंट रिस्क भी उतना ज़्यादा। तो वो रिस्क आपका कि आप कितना मिनिमाइज़ कर सकते हो वो आप कैपिटल बजटिंग के थ्रू जान सकते हो। लाइक आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, फ्यूचर का पर्सपेक्टिव क्या है उस इन्वेस्टमेंट का, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें आप जानकर कैपिटल बजटिंग का डिसीजन इस तरीके से ले सकते हो ताकि आपको जो भी रिटर्न मिलने वाला है या जो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर में जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो पॉजिटिव आपको मिले। तो अगर आप कैपिटल बजटिंग यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिस्क पे रख रहे हो, क्योंकि जनरली होता क्या है कि अगर हम छोटा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, छोटी से छोटा भी इन्वेस्टमेंट, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना अच्छा खासा मनी जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग जानना चाहेंगे कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्या फ़ायदा होगा, क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए भी कैपिटल बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरा क्या है हमारा, कैपिटल बजटिंग इज़ फ्लेक्सिबल। अभी मैंने एक पॉइंट नहीं बताया पीछे कि इसमें कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चलता, एक लमसम अमाउंट आपको पता लगती है। तो यहीं से क्या है कि जो कैपिटल बजटिंग है ना, एक तो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, टाइम टू टाइम सिचुएशन टू सिचुएशन आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होकर आपको रहने के लिए नहीं कहता, ठीक है। तो ना तो एग्जैक्ट अमाउंट बताता है बट आपको एक आइडिया दे देता है कि फ्यूचर में क्या रिटर्न मिलने वाला है और आपके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होने वाली है, ठीक है। अगला देखो, फॉर मोर रोबस्ट पोर्टफोलियो असेसमेंट। अब देखो पोर्टफोलियो का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, पोर्टफोलियो जो हम तैयार करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखते हैं कि हमें कहाँ से कितना कितना पैसा रिसीव करना है या कितना फंड हमें रेस करना है। तो वो जो ब्लूप्रिंट हम लोग तैयार करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉर मोर रोबस्ट पोर्टफोलियो असेसमेंट, मतलब हमारा जो पोर्टफोलियो ना उसको और बेटर असेसमेंट करने के लिए
हमें कैपिटल बजटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे कि जो भी हमारे पास फंड रेज होके आ रहे हैं ना, अलग अलग सोर्सेज से आते हैं, कुछ डेब्ट से आते हैं, कुछ लोन के थ्रू आते हैं, कुछ इक्विटी के थ्रू आते हैं, ठीक है, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू आते हैं। तो सबकी अपनी अपनी कॉस्ट होती है, ठीक है, जो कॉस्ट उनकी भी इनकर्ड होती है। उसके अलावा जो मनी आप इन्वेस्ट करने वाले हो, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो रिटर्न मिलने वाला है वो भी आपको कुछ ना कुछ रिसीव होता है। तो जो रिटर्न आपको मिलता है ना, उसी में से आप कॉस्ट जो भी उस पर इनकर्ड होती है उसे आप पे करते हो। अब कॉस्ट कौन सी, अगर आप लोन ले रहे हो, डिबेंचर्स ले रहे हो, डिबेंचर्स में डील कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स में डील कर रहे हो तो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करना पड़ेगा। और इक्विटी वालों को तो सारा ही सारा आप पैसा दे देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो ये क्या है, कंपनी के लिए कॉस्ट है ना। तो ये कॉस्ट की भरपाई क्या आप जो इन्वेस्ट करने वाले हो उससे रिटर्न मिल रहा है, उससे क्या हो सकता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब प्लान करने के लिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के लिए भी कैपिटल बजटिंग असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, फॉर प्रॉपर रिस्क असेसमेंट। ओके, रिस्क, अब देखो हम लोग अच्छा खासा अमाउंट जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये रिस्क तो है, ठीक है, कि इतना ह्यूज अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करने वाले, वो पैसा डूब भी सकता है और अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। तो उस रिस्क को असेस करने के लिए क्या क्या रिस्क हो सकता है, ठीक है, या हमें जो रिटर्न मिलने वाला है वो कितना बढ़ के मिलेगा या घट के मिलेगा, उसके फ्यूचर की प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है, वो सारे ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट करता है कैपिटल बजटिंग। फिर देखो हमारा लास्ट है टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है, जो भी हम लोग प्रोजेक्ट में वर्क करने वाले हैं ना, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी यूज़ होने वाली है, वो हमारा होता है चेकलिस्ट। तो क्या वो चीज़ें हम लोग दे सकते हैं, क्या उतनी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आप एक घर भी बना रहे हो तो घर बनाने में आपको क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, राइट, तो उन खर्चों की आप एक चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लेते हो ताकि आपके बजट के अकॉर्डिंग हो जाए। तो वही चीज़ आप यहाँ पे भी देखोगे कि कैसे कैसे हमारा क्या क्या अमाउंट लगने वाला है और क्या हम उस अमाउंट को लेके प्रिपेयर हैं। ओके, नाउ द फेजेज ऑफ कैपिटल बजटिंग, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। जैसे जब मैंने पहले आपको बताया ना, तो बोर्ड पे मैंने एक लाइन लिखी हुई थी, इसमें बताया गया था कि कैपिटल बजटिंग क्या है, अपने आप में एक प्रोसेस है, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस स्टार्ट की है, कैसे प्लानिंग से तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और रिव्यू पे जाके रुका है। और रिव्यू जो होता है हमारा नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और पूरे कैपिटल बजटिंग में आपकी प्लानिंग हमेशा चलती रहती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी ये आपकी चलती रहती है, ठीक है। अब देखो पहला हमारा कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, प्लानिंग से, ठीक है। ऑब्वियसली हर एक मैनेजमेंट के फंक्शन में या हर एक काम में प्लानिंग आपका ज़रूर इन्वॉल्व होता है। जो भी आप बिजनेस में वर्क करते हो ना, बिना प्लान के कोई काम नहीं करते। पहले आप प्लान करते हो कि मैं आज जहाँ पे खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, कल मैं कहाँ रहूँगी, मैं खुद को कहाँ देखती हूँ। उसी तरीके से मैं अपने बिज़नेस को आज जहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मैं कल उस बिज़नेस को कहाँ पर देख रही हूँ। तो ये क्या है, मेरा प्लानिंग है। वही हम लोग कैपिटल बजटिंग में भी करते हैं कि मुझे ये मशीनरी इंस्टॉल करानी है, मुझे ये लैंड परचेज करना है, मुझे ये बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराना है। जहाँ पे भी ये ह्यूज अमाउंट मेरा लगने वाला है, ये मेरा प्लानिंग के अंडर आ रहा है कि मैं ये क्या काम करने वाली हूँ, ठीक है, मेरा फ्यूचर में मैं क्या पैसा इन्वेस्ट करने वाली हूँ, ये मेरा क्या आ गया, प्लानिंग। हर कोई प्लान करता है, बिना प्लान किए आप वर्क को नहीं कर सकते। तो पहला जो हमारा स्टेप आ जाता है कैपिटल बजटिंग में, वो है हमारा प्लानिंग। अब देखो प्लानिंग के बाद ही दूसरा स्टेप हमारा क्या आ जाता है, एनालाइजिंग। मतलब जो भी मैंने प्लान किया, अब प्लान में सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होगा, काफ़ी चीज़ें मैंने प्लान की होंगी, क्या क्या उसके आउटकम्स हो सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने प्लान की होंगी। प्लान करने के बाद अब उन प्रोजेक्ट को एनालाइज करना, ठीक है, बेस्ट वन कौन सा है, किसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, या किसका क्या पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है, जो भी मेरे सामने नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स निकल के आए हैं, इन चीज़ों को एनालाइज करना, ठीक है, किसकी क्या वैल्यू मुझे मिलने वाली है, क्या रिटर्न मुझे मिलने वाला है, कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होने वाला है, ये सारे फैक्टर्स पे प्रोजेक्ट को एनालाइज करना। फिर उसके बाद एनालाइज करने के बाद सिलेक्शन। एनालाइज हमने कर लिया, हमें सबकी कमियां पता चल गई, क्या किसमें अच्छी चीज़ है वो भी पता चल गई। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे द बेस्ट वन प्रोजेक्ट, ठीक है। सिलेक्शन में मतलब जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है उसमें से बेस्ट वन को सेलेक्ट करना, ठीक है। सिलेक्शन के बाद आता है हमारा फिनांसिंग। अब उस प्रोजेक्ट को फिनांस करना। अब आप फिनांस कौन से मनी, कौन से फंड के थ्रू करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। आप सबकी कॉस्ट को एनालाइज करने के बाद आप जज करते हो कि मैं किसके थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को फिनांस करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला इम्प्लीमेंटेशन। फिनांस करने के बाद उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास सारी मनी अवेलेबल हो गई, मैंने उसको फिनांस कर दिया। अब
उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के बाद लास्ट है आपका रिव्यू, जो हम लोग टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। प्रोजेक्ट जो हमारा चलता रहता है उसके साथ साथ हम लोग रिव्यू उसका लेते रहते हैं कि प्रोजेक्ट एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं, या जो हमने प्लान किया था, जो सोचा था, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोजेक्ट है या नहीं। ओके, अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आपका टेक्निक है वो है आपका पे बैक पीरियड मेथड। टेक्निक मतलब क्या हो गया कि कैसे हम लोग जज करते हैं कैपिटल बजटिंग को, या कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्या क्या है, कैसे कैसे टेक्निक से कौन कौन सी चीज़ों को या स्टेप को फॉलो करके हम लोग कैपिटल बजटिंग को करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पे बैक पीरियड मेथड, और सबसे पुराना मेथड भी है। ठीक है, सबसे पुराना मेथड है, और उसके अलावा कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। और बेसिकली अभी ये मेथड इतना फॉलो नहीं किया जाता, ये बहुत ही रफली फॉलो किया जाता है अभी के टाइम पे, बट आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट फॉर्म में ये आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। देखो नाम से क्या सुनाई दे रहा है, पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट, ठीक है, या ऐसे मेथड जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि किसी प्रोजेक्ट से आपको कितने टाइम पीरियड में अमाउंट का रिटर्न मिल जा रहा है, या जो आपने इन्वेस्ट किया था उसका भरपूर अमाउंट कितने साल में आपको रिटर्न मिल जाएगा। वही है आपका पे बैक पीरियड मेथड। जैसे क्या बोला गया, द पे बैक पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द एनुअल कैश फ्लो। मतलब हम बस इसमें क्या करते हैं, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू निकालने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं जो भी हमें एनुअल कैश फ्लो आ रहा है। ठीक है, मतलब लाइक 5 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो पर ईयर मुझे 1 लाख का इनफ्लो हो रहा है, कैश मेरे पास रिटर्न में आ रहा है। तो मैंने जब उसको डिवाइड कर दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख को 1 लाख से, तो मुझे क्या मिला 5 ईयर, यानी 5 ईयर में जो मैंने इनिशियली इन्वेस्ट किया था उसका सारा अमाउंट मुझे रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है, बट अभी के टाइम पे पेबैक पीरियड मेथड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं किया जाता। ये बस एक रफली आइडिया लेने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है, जिससे कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी इग्नोर करता है, राइट। क्योंकि ये सिर्फ बताता है एक मनी के फॉर्म में आपको कितना पैसा रिटर्न मिल रहा है, बट वैल्यू के फॉर्म में ये पैसे को नहीं बताता। क्यों? और देखो कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें जो भी रिटर्न होता है वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है, फ्यूचर में हमें रिटर्न मिलने वाला है। तो ये फ्यूचर की वैल्यू आपको नहीं बताएगा, ये सिर्फ एक ह्यूज अमाउंट को बता देगा जो आपको रिटर्न में मिलने वाला है। तो इसकी यही सारी खामियां होने की वजह से अभी तो ये यूज़ नहीं किया जाता, बट हाँ आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पे बैक पीरियड मेथड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने पे बैक पीरियड मेथड किया था ना, उसमें क्या था, हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे थे। तो उसका जो ड्रॉबैक था उसको आउटकम करने के लिए जो अगला मेथड निकला है वो है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है, हम लोग मनी की टाइम वैल्यू को भी, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करते हैं। पहले वाले में क्या था कि जो भी हमारा एक फ्लो होता था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता था, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमें कब कब कितना कितना रिटर्न मिलता था, उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते थे कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, राइट। बट इस वाले में क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको दी होगी, वो ये होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट का इनफ्लो, आउटफ्लो, उसके अलावा कंपनी की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इस चीज़ को चेक किया जाएगा। और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना, उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर माना जाएगा। याद है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग क्या करते थे कि किसी भी मनी की एक पर्टिकुलर टाइम पे या एक पर्टिकुलर ईयर में मनी की वो वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ कंसिडर की जाती थी एक डिस्काउंटिंग फैक्टर पे। तो जो कंपनी की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगी उसी को हम लोग यहाँ पे एज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर के बेस पे जब हम मनी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसी मेथड को क्या बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जहाँ पे मनी की एग्जैक्ट वैल्यू को एग्जैक्ट टाइम पीरियड पे आप लोग फाइंड आउट करते हो, फिर डिसाइड करते हो कि वैल्यू कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। अगर ज़्यादा आ रही है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज यू विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ओके,
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैथड। ठीक है, ये आपका थर्ड मैथड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वाले में क्या होता है, जो अभी हमने पहले पढ़ा ना नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। उसमें भी क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहे थे, इसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेंगे, और उसमें जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके चल रहे थे, इसमें भी डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके चल रहे थे। और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या था, कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन है उसको वो लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके चल रहे थे। बट इस वाले में क्या होगा, आप दो डिस्काउंटिंग फैक्टर लोगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, और उनके बेस पे आप प्रोजेक्ट को कंपेयर करोगे, सॉल्व करोगे, और जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल के आएगा, ठीक है, आप उसके बेस पे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये है हमारा IRR। अच्छा ठीक है, अभी जो हमारा फोर्थ है मेथड या फिर टेक्निक बोल सकते हैं, वो है हमारा ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, ये बेसिकली हमारा नेट इनकम पे बेस्ड होता है। देखो अब नेट इनकम क्या होती है, जब हम लोग अभी क्वेश्चंस को करेंगे ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि व्हाट इज़ अ नेट इनकम। तो ये जो मेथड होता है नेट इनकम पे बेस्ड होता है, और नेट इनकम के बेस पे कंपेयर किया जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है एज अ कंपनी, आप क्या रिटर्न चाहते हो, उससे जो भी हमारा रिटर्न निकल के आया है दोनों को कंपेयर किया जाता है। और जितना अच्छा रिटर्न होता है, हायर द रिटर्न, देयर विल बी अ मोर चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब जितना हाई आपको रिटर्न मिलेगा, उतना ही उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेंस की ज़्यादा चांसेस होती है। तो ये है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मैथड। ठीक है, अभी हमारा लास्ट जो टेक्निक है वो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो भी आप अभी तक सॉल्व करते हुए आते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू एक फाइंड आउट करते हुए आते हो, तो उसी नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर देते हैं जो भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट डिवाइड करने के बाद अगर वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा आती है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा आती है, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर 1 से कम आ रही है तो हम लोग प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। जैसे क्या लिखा है यहाँ पर, इट इज़ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश बेनिफिट। मतलब प्रेजेंट वैल्यू और जो आप लोगों ने आउटफ्लो किया है, जो इन्वेस्ट किया है, उन दोनों के बीच का रेशियो आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है, और अगर 1 से ज़्यादा होगी तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, और नहीं होगी तो प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओके ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो अभी मैंने जितना भी बताया ना टेक्निक्स का, थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू दिया कि इसमें आपको बेसिकली 5 तरीके की टेक्निक यूज़ की जाती हैं, और आपसे न्यूमेरिकल भी इसी टेक्निक के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें आपकी सारी टेक्निक्स कवर होंगी, और सबका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है उसकी आपको नॉलेज मिल जाएगी। क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, मैं रीड करती हूँ, ध्यान से सुन लो। अ कंपनी इज़ कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल to install new miling controls. The project will cost ₹50,000। ठीक है, कंपनी क्या करना चाहती है, एक माइलिंग कंट्रोल का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट को करने के लिए या उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो है हमारी ₹50,000। ठीक है, आगे लिखा है द प्रोजेक्ट विल द फैसिलिटी हैज़ अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 5 years एंड नो साल्वेज वैल्यू। प्रोजेक्ट का अगर आप लगा दे रहे हो 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हो, तो उसका जो टाइम पीरियड है या उसकी जो लाइफ है वो क्या है, 5 years। ठीक है, और कोई भी स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू नहीं है। आगे देखो क्या लिखा है, द कंपनी टैक्स रेट इज़ 35%। टैक्स कितना देती है, 35%। द फर्म यूजेज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मैथड का, और वो जो डेप्रिसिएशन मैथड यूज़ करती है वो है आपका स्ट्रेट लाइन। The estimated profit before tax from the proposed investment proposal are as follows। अब देखो जो उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो गिवन है वो आपका 5 साल के लिए देखो क्या क्या है। फर्स्ट ईयर का 10,000, सेकेंड ईयर 11,000, थर्ड ईयर 14,000, फोर्थ ईयर 15,000 एंड फिफ्थ ईयर में 25,000 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। आगे देखो क्या लिखा है, कंप्यूट द फॉलोइंग। आपको क्या क्या इसमें कंप्यूट करना है इस दी गई इंफॉर्मेशन के बेस पे। पहला पे बैक पीरियड मैथड, दूसरा ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेक्स्ट है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंट रेट,
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट 10% डिस्काउंट रेट, और अगला है हमारा IRR। यानी इस क्वेश्चन में आपके पांचों टेक्निक्स बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। पांचों टेक्निक्स को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है आपको, और सबके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोजेक्ट का व्यू बताना है, ठीक है। अब देखो किसी भी टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको कुछ वर्किंग नोट्स करने पड़ते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेस पे वर्किंग नोट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना पीछे बोर्ड पे मैंने कुछ वर्किंग नोट किया हुआ है, ये आपको सारी टेक्निक्स को सॉल्व करने में यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब देखो बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हेडिंग डाली है इनिशियल वर्किंग नोट्स। क्यों ये इनिशियल क्यों है? क्योंकि ये सारे टेक्निक्स में यूज़ होगा, तो उसको सॉल्व करने से पहले दी गई इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000 रुपीज़, ठीक है। 50,000 का उसका इन्वेस्टमेंट है। अब आपको प्रोजेक्ट को पांचों टेक्निक के बेस पे इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहली जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, 5 साल के लिए क्या बोला गया है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन या टैक्स आपको 5 साल के लिए दिया गया है। पहले साल के लिए 10,000, सेकंड के लिए 11,000, थर्ड के लिए 14,000 एंड 15,000, 25,000, ठीक है। तो हमें 5 साल के लिए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो डेप्रिसिएशन भी क्या है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा ही है, कॉस्ट ही इनकर्ड करता है। किसी भी मशीन को जब हम लोग यूज़ करते हैं या किसी भी चीज़ को जब यूज़ करते हैं तो ड्यू टू वेयर एंड टेयर उसमें क्या होता है, उसकी वैल्यू में कमी आने लगती है, ठीक है। तो वही कमी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और इसमें आपको डेप्रिसिएशन क्या बोला गया, एक फिक्स अमाउंट में डेप्रिसिएशन लगाया है। आपने क्वेश्चन में देखा डेप्रिसिएशन का एक परसेंटेज आपको गिवन है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हर एक साल के लिए हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स होगा। तो हर एक साल के लिए जो हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आएगा वो क्या है? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो हमें प्रॉफिट दिया था उसमें से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं क्वेश्चन से बाहर। अब मेरी तरफ देखिए क्या बोला गया है। डेप्रिसिएशन को पहले मैंने लेस किया है टैक्स देने से पहले, ठीक है। टैक्स देने के बाद मैं दोबारा क्या करूँगी? डेप्रिसिएशन को उसमें ऐड कर दूँगी, राइट। ऐसा क्यों किया गया ये सुन लो आप। देखो डेप्रिसिएशन को पहले हम लोग लेस करते हैं, इसलिए लेस करते हैं क्योंकि हमें टैक्स बेनिफिट लेना होता है। क्या होता है? जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि डेप्रिसिएशन भी क्या है? टैक्सेबल है। आप डेप्रिसिएशन को भी डिडक्ट कर सकते हो क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट होती है, और डिडक्ट करने के बाद फिर आप टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्योंकि हमें ये फैसिलिटी मिली थी तो हम लोगों ने क्या किया? डेप्रिसिएशन को पहले डिडक्ट कर दिया, फिर उसमें से हम लोगों ने टैक्स को फाइंड आउट किया। जो भी रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचा हुआ था उस पे हम लोग टैक्स को देंगे, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा हो जाता है, टैक्स हमें कम पे करना पड़ता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? पहले तो डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, फिर बाद में लास्ट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। फिर से बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखो क्या लिखा है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हमने जब कैलकुलेट किया तो डेप्रिसिएशन 10,000 आया, और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से सारे ईयर्स में 10,000, 10,000, 10,000 ही आपका डेप्रिसिएशन रहेगा, ठीक है। अब आगे देखो, जब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो हमारे पास आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 10,000 में से 10,000 माइनस किया तो ये निल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे 1,000 बचा, यहाँ 4,000, फिर 5,000, फिर 15,000। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स की एक परसेंटेज आप लोग को गिवन है, वो है आपकी 35%। तो क्योंकि ये वाला हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी जो निकल के आया था वो निल था, तो टैक्स भी हमारा निल हो गया। इसका हमने 35% निकाला तो 350 आया। इसका हमने निकाला तो 1400, फिर 5000 का हमने निकाला तो 1750, और जब हम लोगों ने 15,000 का निकाला तो 5,250 रुपीज़ हमारा टैक्स आया। तो पीबीटी में से टैक्स माइनस करने के बाद हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें मिल गया सबके लिए। यहाँ तो हमारा निल है, बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के लिए हमारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। अब देखो ये जो नेट प्रॉफिट है ना, यहाँ तक का जो हम लोगों ने वर्किंग नोट किया है, नेट प्रॉफिट को जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वाले मेथड में काम आएगा, ठीक है।
अब उसके आगे बढ़ते हैं। ये हमें मिल गया नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट मिलने के बाद हम लोग दोबारा से डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। देखो डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने जब प्लस किया तो हमें कैश इनफ्लो मिला, ठीक है। डेप्रिसिएशन को प्लस करने के बाद सारी अमाउंट में हमें कैश इनफ्लो मिला। ये जो कैश इनफ्लो है ARR मेथड को छोड़ के सारे मेथड में ये काम आएगा। पेबैक में भी काम आएगा, ठीक है, IRR में भी काम आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी काम आएगा, सारे मेथड में ये काम आने वाला है। और ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हमारा नेट प्रॉफिट मेथड काम आएगा। तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, क्योंकि इसी के बेस पे आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। यहाँ से आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा और कैश इनफ्लो मिल जाएगा, जिससे आप आगे सिर्फ फॉर्मूले में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अभी देखो हम लोगों ने अभी इनिशियल वर्किंग नोट्स जो थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब उसी के बेस पे हमारे सारे मेथड्स के सॉल्यूशन होंगे। पहला जो हमारा मेथड है पे बैक पीरियड मेथड, जो बहुत ही प्लेन मेथड है और बहुत ही बेसिक सा मेथड है, जिसमें आप क्या करते हो, जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने की है उसकी मनी आपको कितने टाइम में रिटर्न हो जाएगी वो पीरियड को फाइंड आउट करते हो, ठीक है। जैसे बोला गया ना पे बैक पीरियड मेथड, मतलब कितने टाइम में आपका पे बैक हो जा रहा है, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में आपको वापस मिल जा रहा है, ये आप चेकआउट करते हो इन दिस पे बैक पीरियड मेथड। अब देखो हम लोगों ने 5 ईयर के लिए जो इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि उसकी जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसकी जो लाइफ टाइम थी वो क्या था, 5 ईयर का था। और जो मैंने इनिशियल वर्किंग नोट किया था, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप पीछे थोड़ा सा बैक करके वीडियो देख सकते हो। इनिशियल जो वर्किंग नोट किया था तो लास्ट में हमारा इनफ्लो निकल के आया था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो कितना कितना रिटर्न मिल रहा है, वो निकल के आया था सबसे लास्ट में। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या निकल के आया था, 10,000। सेकेंड ईयर के लिए 10,650। थर्ड ईयर के लिए 12,600, फिर 13,250, फिर लास्ट निकल के आया था हमारा 19,750, ठीक है। अब जो आपका पेबैक पीरियड मेथड है वो बस आपसे पूछता है कि मैंने जो इनिशियली इन्वेस्ट किया था, यानी जो हम लोगों ने 50,000 इन्वेस्ट किया था, वो मुझे कितने टाइम में रिटर्न मिल जाएगा। अब देखो ये मुझे पूरा रिटर्न मिल रहा है 5 ईयर्स तक, राइट। इन सबको जब मैं ऐड कर रही हूँ, प्लस कर रही हूँ सारे को, तो अमाउंट हमारी हो रही है 66,250। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, 50,000 का। और पेबैक पीरियड में गाइस आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो था मुझे कितने टाइम में रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो मुझे 5 ईयर में रिटर्न मिल रहा है वो है 66,250, यानी 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्चुअल टाइम पीरियड को पता करने वाले हैं पेबैक पीरियड मेथड में, तो उसको हम लोग पता करेंगे। अब देखो अगर मैं पहले ईयर की कंसिडर करती हूँ तो काफ़ी कम है, सेकेंड ईयर की अभी भी कम है, थर्ड ईयर की फिर भी कम है, फोर्थ ईयर में जब मैं पूरे को ऐड करती हूँ तब भी कम है, बट जब मैं फिफ्थ ईयर के साथ ऐड कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेबैक पीरियड मेथड का जो फॉर्मूला है, जितने टाइम पे हमारा एक्चुअल अमाउंट कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, कलेक्ट होने से एक पोजीशन पहले, लाइक यहाँ तक देखो मैंने ऐसे इंडिकेट किया है कि जब मैं इतना 4 ईयर तक का अमाउंट ऐड कर रही हूँ तो मुझे इतना अमाउंट मिल रहा है, 46,500 अमाउंट मुझे रिसीव हो जा रहा है, ठीक है, जब मैं 4 ईयर्स तक कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो 4 ईयर मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, क्योंकि यहाँ तक मुझे अमाउंट अभी पूरा नहीं मिल पा रहा है। 4 ईयर एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब प्लस जो अमाउंट मुझे रिमेनिंग बच रहा है 4 ईयर में, मतलब जितना अमाउंट अभी मुझे बाकी है 50,000 तक पहुँचने में, 4 ईयर में कितना अमाउंट बाकी है, 3,500। और बेस में हम लोग ले लेते हैं जो लास्ट हमें इनफ्लो हुआ है, उसको हम लोग बेस बना लेते हैं, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, देखो क्या किया है मैंने। 4 ईयर्स कैसे निकल के आया, जो ऊपर के मेरे 4 साल के इनफ्लो से उनको मैंने ऐड किया तो मेरा 46,500 का इनफ्लो आ रहा है, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 से कम है। बट जब मैं फिफ्थ ईयर को भी ऐड कर रही हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, जो फिफ्थ ईयर का इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जा रहा है,
ठीक है। तो मैंने सिर्फ 4 ईयर्स तक का कंसिडर किया है और जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया है, जो इन्वेस्टमेंट अभी भी मुझे चाहिए वो मैंने लिख दिया और बेस मैंने किसको बना लिया, 50। तो यहाँ तक मेरा क्या निकल के आया, 4 ईयर्स तक मुझे जो भी रिटर्न मिल रहा है वो मेरे 50,000 के रेंज में है। बट जैसे मैं 5th ईयर की तरफ मैं मूव करती हूँ तो वो 50,000 से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो मुझे क्या एक्चुअल पेबैक पीरियड को फाइंड आउट करना है। इसी वजह से मैंने क्या किया, 4 ईयर्स तो ऐसे ही रखा। अब जो मेरा एक्चुअल इनिशियल इन्वेस्टमेंट में जो बचा हुआ पैसा है उसको रिसीव करने का वो मैंने लिखा और बेस मैंने बना लिया 5th ईयर के अमाउंट को। सॉल्यूशन मैंने जब किया तो मुझे 4.18 ईयर्स लगेंगे 50,000 को रिकवर करने में। यही है हमारा पे बैक पीरियड मैथड। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट मेथड है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब देखो, जो वापस से थोड़ा सा वीडियो को आप बैक जाओ और देखो, मैंने एक जगह पे आपको प्रॉपर इनिशियल वर्किंग नोट्स कराया हुआ है, ठीक है। उस वर्किंग नोट्स में आप देख सकते हो कि एक जगह नेट इनकम निकल के आई थी, ठीक है। तो मैंने बोला था वहीं पे आपको कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जब आपको फाइंड आउट करना होगा वहां पे आपको नेट इनकम की जरूरत पड़ेगी। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड का जो फॉर्मूला है हमारा, एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। जो हमारी नेट इनकम निकल के आ रही थी वो कौन सी निकल के आ रही थी, एवरेज इनकम इनकम आफ्टर टैक्स ही तो निकल के आ रही थी, जो नेट इनकम निकल के आ रही थी। तो वही हमारा नेट इनकम यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे और नीचे हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब इन दोनों को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, इतना पहले आप अवॉइड करो और फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज इनकम को कैसे फाइंड आउट करना है उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। एवरेज इनकम इज इक्वल्स टू जितने भी आपको 1 2 3 4 5 ईयर्स तक जो भी आपको नेट इनकम निकल के आया है। आप वर्किंग इनिशियल नोट से आप देख सकते हो, पहले ईयर में 0 निकल के आया था, फिर 650 और ऐसे ऐसे आपका निकल के आया था। जो भी निकल के आया है उसको आप नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज इनकम पता चल जाएगी। तो एवरेज अब इनकम हमारी कितनी निकल के आई है, 3250। फिर फॉर्मूले में अगली चीज हमें क्या चाहिए, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो ऑब्वियसली कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ था हमारा, 50,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ था और उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 थी। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। कॉस्ट ऑफ एसेट्स तो हमारी 50,000 थी, बट ये बोला था कि उसकी कोई भी साल्वेज वैल्यू नहीं है, कोई भी स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो वो हमने एज इट इज 0 कर दिया, उसको 2 से जब हमने डिवाइड किया तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल के आया है हमारा 25,000। दोनों की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट कर ली, एवरेज इनकम पता कर लिया हमने, एवरेज इन्वेस्टमेंट हमने पता कर लिया। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और अगर आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा क्या निकल के आया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 13%। ओके, अब देखो, अब हम लोग का जो थर्ड मेथड है वो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। जब आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा था, इसमें क्या दे रखा था, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंट रेट। मतलब आपको 10% डिस्काउंट रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। टेबल से आपको 10% पे नंबर ऑफ ईयर्स के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो, जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था तो कितने का किया था, 50,000 का। इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये हमारे लिए अभी नेगेटिव वैल्यू है, हमने इसको कवर नहीं किया है, ठीक है। इस पर हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग 0 पे बात करते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की, तो वो 1 ही होता है। अब उसके अलावा बाकी जो हमारे पास इनफ्लो आए थे, जो हम लोगों ने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था ना इनफ्लो, ये वही वाला इनफ्लो है फिर से जिसका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। मैंने वहीं पे आपको बताया था कि ये 4 मेथड में यूज़ होने वाला है, जो लास्ट में हमारा इनफ्लो निकल के आया था। तो वो हमने 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक का जो भी इनफ्लो है वो हमने लिख दिया। और उसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो 10% पे निकल के आ रहा था वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करके हमने प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। 10,000 का 10% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे जब हमने वैल्यू निकाली 1 ईयर के लिए तो 9,090 आया। ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने 5 ईयर्स तक वैल्यू को फाइंड आउट किया। ओके, 5 ईयर्स तक जब हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट किया तो सबको जब हमने प्लस किया तो वैल्यू हमारी आ रही है 48,665, ठीक है। बट हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो कितने का था, 50,000 का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वैल्यू क्या आ रही है,
कम आ रही है। और कितनी कम आ रही है? हमारी वैल्यू जो आ रही है 1335 रुपीज़ कम आ रही है। ये हमारा निकल के आया है नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या किया है इसके लिए आपने? जो भी हमारा प्रेजेंट वैल्यू है उसको आपस में ऐड करके 50,000 में से हमने माइनस कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हमारी नेगेटिव वैल्यू निकल के आ रही है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में आप लोगों ने क्या देखा? ओके, इससे पहले हम लोगों ने देखा ना नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी हमारा जो अगला है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इससे पहले जो भी हम लोगों ने मेथड सॉल्व किए उसका ही थोड़ा सा एक्सटेंड है। देखो हम लोगों ने यहाँ तक तो इससे पहले वाले मेथड में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, ठीक है, कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना निकल के आ रहा है। तो इससे पहले जब हम लोगों ने 10% पे प्रेजेंट वैल्यू निकाला था तो नेगेटिव आया था हमारा। देखो यहाँ तक का जो सॉल्यूशन है ना, इससे पहले जो हमने मेथड किया था उसी का सॉल्यूशन है ये। मैंने इसको समझाने के लिए आगे एक्सटेंड किया है। तो देखो यहाँ तक मेरा जब मैंने 10% डिस्काउंट फैक्टर पे प्रेजेंट वैल्यू को निकाला था तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, ठीक है, जो कि था 1335, ठीक है। कितने पे आया था? 10% पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर देंगे और वैल्यू अब कम पे लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उससे थोड़ा सा कम 2% मैंने वैल्यू को कम कर दिया और अब मैंने 8% पे प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो 8% पे जो प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग ईयर के लिए निकल के आई है वो आप देख सकते हो 0.926, फिर 0.857, 0.794, 0.735, 0.681, ये मेरे 8% पे वैल्यू निकल के आई है। इसको जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरी एक प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई और जब मैंने इसको ऐड किया और 50,000 से माइनस किया तो मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू निकली है, ठीक है। वो क्या निकली है? 1580। तो देखो इसमें क्या होता है, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है इस पे आपको गेस के बेस पे गेस करना होता है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है और उसके बाद आपको सॉल्व करना होता है। तो जब मैंने पहले ही सॉल्व किया था तो मुझे नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी मिली हुई थी। तो मैंने क्या किया, उससे अपने डिस्काउंटिंग फैक्टर को थोड़ा सा कम कर दिया और मैंने 8% को कंसिडर किया। जब मैंने 8% को कंसिडर किया तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। अब देखो फॉर्मूला क्या है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू लोअर डिस्काउंटिंग रेट प्लस पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन डिस्काउंटिंग रेट। तो अब देखो मेरा लोअर डिस्काउंटिंग रेट क्या था? देखो दो डिस्काउंटिंग रेट थे ना, एक 10% था और एक 8% था। तो लोअर कौन सा हो गया मेरा? 8%। पॉजिटिव एनपीवी मतलब मैंने जो 10% पे निकाला और 8% पे निकाला तो पॉजिटिव कौन सा आया था? 8% पे आया था। वो कितना था मेरा? 1580। तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव माइनस नेगेटिव एनपीवी। तो पॉजिटिव में से मैंने नेगेटिव को माइनस कर दिया। अब देखो ये माइनस की वैल्यू है और उसमें से माइनस मुझे करना है तो प्लस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा इनटू जो भी डिफरेंस है रेट का। 10 लिया था मैंने एक और दूसरा मैंने 8 लिया था। तो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का, वो मैंने रख दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ जाएगा। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके ओके। अब हमारा जो लास्ट मेथड है ना वो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, आपको एक डिस्काउंटिंग फैक्टर गिवन होता है। इस क्वेश्चन में भी आपको एक डिस्काउंटिंग फैक्टर गिवन है जो कि है आपका 10%। उस डिस्काउंटिंग फैक्टर पे आपको प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो पहले आप लोगों ने देखा ना कि पहले के क्वेश्चंस पे हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू 10% के डिस्काउंटिंग रेट पे ऑलरेडी फाइंड आउट किया था। तो उन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो जब मैंने उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% के डिस्काउंटिंग फैक्टर पे प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट किया तो वो मेरा निकल के आया 48,665 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो मेरा कितना हो रहा है, कितना मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ? 50,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ। दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू आई 0.973। तो अब देखो यहाँ पे एक क्राइटेरिया होता है प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का। अगर मेरी वैल्यू मोर देन 1 आ रही है
तब तो मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूँगी, अदरवाइज आई विल रिजेक्ट दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया होता है। अब देखो ये क्राइटेरिया अप्लाई कैसे होता है, इसका लॉजिक क्या है यहाँ पर। देखो मैं जितना पैसा लगा रही हूँ कम से कम मुझे उतना पैसा या उससे एक्स्ट्रा रिटर्न हो, बाय कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर मुझे उससे कम अगर मिल रहा है, यानी कि मेरी यहाँ पे वैल्यू अगर लेस देन 1 जो कि आई हुई है, अगर ऐसी मुझे वैल्यू मिल रही तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दूंगी। और अगर मोर देन 1 है तो ऑब्वियसली मैं कंसिडर प्रोजेक्ट को कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये सारे आपके टेक्निक्स थे ऑफ कैपिटल बजटिंग। अगर आपको किसी भी टेक्निक में कोई डाउट हो, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और मैं ट्राई करूँगी कि इसके और भी टफ न्यूमेरिकल्स को कवर करूँ। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन सारे मेथड को समझ के इस न्यूमेरिकल को प्रॉपरली समझ ले रहे हो, तो इसके टेक्निक्स और मेथड आप सारे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हो, सबको सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपसे 2 टेक्निक्स पूछ ली जाती हैं या 3 टेक्निक, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता, और अच्छे खासे मार्क्स का वो क्वेश्चन आपका होता है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।